वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। आप सभी को ह्यूज ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेंस में कैसे पढ़ना है, आखिरी 10 दिनों में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसकी आज सभी लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी। तो उस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उसको मैं एक बार पूरा का पूरा एक पूरा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी बाय 5 PM टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स कम हियर। तो स्टार्ट करेंगे सेशन वोकैबुलरी के साथ। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड पे आते हैं एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्केथिंग। स्केथिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो आपको दिल को मतलब छन्नी छन्नी कर दे, मतलब कोई चीज जो आपको कैसी लगे, बहुत ही खराब लगे। उसका जो रिमार्क था, उसने जो मुझसे बात बोली, वो बात कैसी थी? स्केथिंग थी, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा उसकी बात सुन के। तो हार्शली, क्रिटिकल और सिवियरली डैमेजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो हार्श है, सिवियर है, ब्लिस्टरिंग है। ब्लिस्टर करने का मतलब क्या होता है? जख्म देने वाली है। तो ये चीज कैसी है? बहुत ही जख्म देने वाली है। मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर आपको बहुत खराब लग रही है तो वो कैसी है? विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है? ऑथर की टोन विट्रियोलिक हो जाती है, मतलब ऑथर ने ऐसी बात करी है जो आपको क्या लग रही है? बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, आपका दिल एकदम बहुत ही खराब फील कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं? वाइट्यूपरेटिव है। वेरी गुड। अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अब ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? एकर्बिक है, बहुत ही खराब है। एक्यूट है, बहुत ही दिल को खराब फील करवाने वाली है। कॉस्टिक है, बिटर है, क्रूअल भी कह सकते हैं। क्रूअल वर्ड का वैसे मीनिंग क्या होता है? क्रूर। जो इंसान बहुत ही क्रूर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रूअल। क्रूअल का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बारबैरिक या फिर सैवेज। एक वर्ड होता है एब्रेसिव, मतलब एकदम काटने वाला, मतलब बहुत ही खराब, आपको उसको सुन के ना बहुत बुरा लगा। डिसडेनफुल, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत ही खराब लगा आपको उस चीज को सुन के। डेरिसिव, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। डिस्पैरेजिंग, टोन कैसी है? हद से ज्यादा हद से ज्यादा कैसी है? हार्श है। हद से ज्यादा सिवियर है, एक्यूट है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? बड़ी प्यारी टोन है। माइल्ड, माइल्ड मीन्स हल्का फुल्का। माइल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम स्टार मार्क करके लिखना, टेपिड। टेपिड शब्द का मतलब क्या होता है? टेपिड शब्द का मतलब होता है ल्यूकवार्म, गुनगुना, मतलब बहुत ज्यादा दिल को ऐसे छुआ नहीं, बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया। जेंटल है। कॉम्प्लीमेंट्री, तारीफ करना। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कोई डिफरेंस बता सकता है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तारीफ कर रहे हो आप, है ना। इसको वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। एक तरीके से तारीफ हो रही है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज को पूरा कर रही है। ये वर्ड कहाँ से बना है? ये वर्ड आपका कंप्लीट वर्ड से बना है। इसका मतलब समथिंग दैट इज कंप्लीटिंग, कोई ऐसी चीज जो क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। इसको भी हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर लेते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही स्केथिंग थी, मतलब बहुत ही खराब बातें कर रही थी अपने क्रिटिसिज्म में। उसने इतनी ज्यादा बुराई करी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, तारीफ करने के कुछ वर्ड्स मुझे जल्दी जल्दी से बता दो। अगर कोई इंसान किसी की तारीफ कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है? वो यूलोजाइज कर रहा है। यूलोजाइज में रूट वर्ड क्या है? ईयू। ईयू है गुड। ईयू और बेनी 2 शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है अच्छा। यूलोजाइज कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। 3 शब्द होते हैं ई से। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस भी समझना। एक होता है एग्जॉल्ट करना, एक होता है एक्सल्ट करना और एक होता है एक्सटॉल करना।
तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना, बट एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? एक्सटॉल का मतलब वो तो होता है कि आप डायरेक्टली तारीफ कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? प्रेस कर रहे हो। एक्सॉल्ट का मतलब भी तारीफ करना होता है, लेकिन इस एक्सल्ट का मीनिंग होता है आप तारीफ तो कर रहे हो लेकिन आप साथ में बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। तो इसका मीनिंग हल्का सा चेंज होता है, रिजॉइस करना। अदरवाइज इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना। लॉर्ड करना भी कहते हैं, अपलॉड करना भी कहते हैं, मतलब तारीफ करना। आप उस इंसान की क्या कर रहे हो? खूब सारी तारीफ कर रहे हो। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर वर्ब्स, सारी की सारी वर्ब्स है। हाँ, वेनरेट करना हो जाता है रिस्पेक्ट करना। अगर आप किसी इंसान को वेनरेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्ट का एक और वर्ड होता है रिवियर करना, इसका मीनिंग भी क्या होता है? रिस्पेक्ट करो। आप तारीफ करते होगे तभी आप उसको रिस्पेक्ट करो। फिर तारीफ करने के कुछ और वर्ड्स, जैसे आपने हेल किया, ग्लोरीफाई किया, अक्लेम किया, इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है? तारीफ करना सामने वाले इंसान की। चलो, तारीफ करने वाले वर्ड्स कर लिए हमने, तो एक बार बुराई करने वाले वर्ड्स भी कर लेते हैं, है ना। ऑथर के दोनों वर्ड्स ही फेवरेट हैं। बुराई करने के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी इंसान की भर भर के बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्या क्या कर रहे हो? कंडेम कर रहे हो। वेरी गुड। पहले सी वाले वर्ड्स लिखने की कोशिश करते हैं सारे, है ना। सेंश्योर कर रहे हो, चाइड कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो। चाइड, कास्टिगेट और चेस्टाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डांटना, नियर सिनोनिम है। रिब्यूक कर रहे हो, रिप्रोच कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, बेलिटल कर रहे हो, स्कॉफ कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो, रिडिक्यूल कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, मॉक कर रहे हो, स्नीयर कर रहे हो, जाइब कर रहे हो, जियर कर रहे हो, डिनाउंस किया आपने उसको, डिक्राई किया उसको। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, एडमोनिश किया, रेप्रीमांड किया, लैम्बास्ट किया, पुल अप किया, च्यू आउट कर दिया, चबा दिया मतलब, और टीयर डाउन कर दिया। रीड द राइट एक्ट, राइट, वेरी गुड। डिस्पैरेज किया, वेरी गुड। स्कॉन किया, राइट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप, हाँ, टेक टू टास्क, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने उसकी भर भर के बुराई करी, बहुत सारी बुराई करी। आप बीरेट किया, इतने सारे वर्ड्स हो गए एक बार में। अपब्रेड किया, वेस मीन्स भर भर के उसकी बुराई करी। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। चलो, आ जाते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है कंटेंशन। एक इडियम होता है, बड़ा प्यारा सा इडियम होता है, एंड जिसको हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग समझ में आता है सभी को? क्या होता है बोन ऑफ कंटेंशन? या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मीनिंग होता है झगड़े की जड़। तो कोई चीज जो रीजन ऑफ फाइट है, दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो कंटेंशन का मीनिंग क्या हो गया? लड़ाई, झगड़ा। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईओएन लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। तो अ हीटेड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा लड़ाई। डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिबेट हो गया। एंटोनिम सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं। अग्रीमेंट है, हार्मनी है, अकॉर्ड है, चीजें मानी जा रही हैं। तो जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं, जीएसटी को जो सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एक ही जगह से मैनेज, एक ही जगह कंट्रोल सारा दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट रहा है लड़ाई का। अगले वर्ड पे आते हैं लेकरडाइसिकल लोग। कौन होते हैं? जो लोग बड़े लेजी से होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, वो लोग क्या होते हैं? लेकरडाइसिकल होते हैं। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं? लेजी होते हैं। लेजी के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो, जिसका ना तन डोले ना मन डोले। पहले मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ, है ना। चलो,
तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनडोलेंट होते हैं, ना तन डोले ना मन डोले, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, बड़े लैक्स से होते हैं। लैक्स का मतलब बड़े केयरलेस से होते हैं, ध्यान ही नहीं देते किसी चीज के ऊपर। स्लगिश होते हैं, बहुत हौले हौले काम करते हैं। टॉर्पिड होते हैं, बड़े लेजी से होते हैं। लैंग्विड होते हैं, हद से ज्यादा लेजी होते हैं ऐसे लोग, जो काम करना ही नहीं चाहते। लेथार्जिक होते हैं, राइट। स्लॉथफुल होते हैं, वेरी गुड। पैसिव होते हैं, एक्टिव लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, पैसिव लोग काम ही नहीं करना चाहते। लैकेडाइसिकल होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती। एक नियर सिनोनिम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट शब्द का मीनिंग क्या होता है, एक ही जगह रुके रहना, मतलब उसके अंदर क्या है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है। अब इसके नियर सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। लेजी कब होता है, इंसान जब थका हुआ होता है, तो थके हुए होने के कुछ वर्ड्स बता दो मुझे। एनर्वेटेड है इंसान, मतलब बहुत ही थका हुआ है। फटीग्ड है, बहुत ही थका हुआ है। एग्जॉस्टेड है, बहुत ही थका हुआ है। टायर्ड है। वियरी, वियरी शब्द का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही थका हुआ होना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक ही जगह पड़े पड़े रहने वाले होते हैं, कुछ भी काम करने का इन लोगों का मन ही नहीं होता है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लैंग्योरस। लैंग्योरस शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, एक ही जगह पड़े रहना, कुछ भी ना करना। काउच पोटैटो होते हैं, राइट। बस टीवी के सामने बैठ के क्या खाते रहते हैं, चिप्स खाते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीजों को, प्रोक्रास्टिनेटर्स। प्रोक्रास्टिनेटिंग भी कह सकते हैं, मतलब हर चीजों को डिले कर देते हैं, यार बाद में करूंगा, अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, एडजेक्टिव। तो इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता, बस पड़े रहते हैं एक जगह। केयरलेस होते हैं, लेजी होते हैं, अनएंथुजियास्टिक होते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती। एंटोनिम्स, डिलिजेंट, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत एजाइल होते हैं। एजाइल लोग किनको कहते हैं, जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जो चीज़ों के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत निम्बल होते हैं। निम्बल इज बहुत बहुत एक्टिव होते हैं। डायनामिक होते हैं, हर समय मूवमेंट करते रहते हैं। तो फिनेंस मिनिस्ट्री की जो केयरलेस अप्रोच थी ऑडिट को लेके, इसकी वजह से मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, बहुत सारी क्या आ गई, इनकंसिस्टेंसीज आ गई। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब क्या होता है कि चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ह्यूज वर्ड पढ़ा है, मुझे ह्यूज वर्ड के कुछ सिनोनिम्स याद करवा दो। कोई चीज अगर ह्यूज है, इसका मतलब कैसी है, इनॉर्मस है, जाइजेंटिक है, गैरगैंटुआन है। हाँ, जल्दी से रिवाइज करा दो मुझे सारे के सारे वर्ड्स। कोलोसल है, कोलोसल की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम्स में आती है, याद रखना डबल एस होता है। हाँ, मेमोथ है, बेहेमोथ है, मेमोथ और बेहेमोथ दोनों एक जैसे से वर्ड्स हैं। मॉन्यूमेंटल है। टाइटैनिक शिप का नाम इसी के ऊपर रखा गया था क्योंकि वो बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था। तो क्या है, टाइटैनिक है। टाइटैनिक का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ह्यूमंगस, बहुत ही ज्यादा बड़ा। एलिफेंटाइन, एलिफेंट से बना है ये शब्द, एलिफेंट के जैसा, बहुत बड़ा। जंबो, जंबो एलिफेंट्स का नाम रखा जाता है जनरली, इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, हद से ज्यादा बड़ा। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि वो चीज हद से ज्यादा बड़ी। हाँ, कॉस्मिक है, राइट, बहुत बड़ी। एस्ट्रोनॉमिक भी कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी है वो चीज। स्टुपेंडस, तारीफ करने के लिए कहते हैं, मतलब बहुत ही विशाल, बहुत ही बढ़िया। स्टुपेंडस एक तरीके से नियर सिनोनिम है। हाँ, गोलिथ भी कह सकते हैं। गोलियत शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, कोई चीज जो कैसी है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। गोलियत नहीं होता, इनमें गोलियात होता है, ए आएगा यहाँ पे, है ना, गोलियात मीन्स कोई चीज कैसी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलो, ये तो हमने किया, कोई चीज बहुत बड़ी। हाँ, टावरिंग कह सकते हैं, मीन्स वो चीज हद से ज्यादा ह्यूज है। अच्छा, अगला वर्ड, ये तो हमने किया कोई चीज बहुत बड़ी है उसके लिए। इसका एंटोनिम करते हैं, कोई चीज बहुत ही ना के बराबर है या फिर बहुत ही छोटी है। मैम, लिवियाथन भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, लिवियाथन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कोई चीज जो बहुत ही छोटी है या मामूली सी है, बहुत कम अमाउंट है, तो क्या बोलते हैं, मीगर। मीगर का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट, सिर्फ इतू सा, तो उसको क्या बोला, मीगर। चुटकी भर इज मीगर। पाल्ट्री मीन्स बहुत ही कम, स्कैंटी,
बहुत ही कम। नाउन फॉर्म्स लिखें तो किसी चीज की कमी होती है तो क्या बोलते हैं उस चीज की कमी को? पॉसिटी। उस चीज की कमी है, इसका मतलब पॉसिटी है। उस चीज की कमी है, इसका मतलब उस चीज का क्या है? डर्थ है, मतलब वो चीज क्या है? हद से ज्यादा कम है। तो ये जो थे ये एडजेक्टिव फॉर्म्स थे, और ये दोनों जो थे ये आपके नाउन फॉर्म्स थे। चलो अगले वर्ड पे आ जाते हैं। हाँ, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग कह सकते हैं। कोई चीज मामूली सी है, उसके 2-3 वर्ड्स और होते हैं, राइट। ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, मामूली सी है। पेटी है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मामूली सी है। ट्रिफलिंग है, बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली सी है। स्कैरसिटी है, राइट, कमी है उस चीज की। रेरिटी है, उस चीज की कमी है। मैम साइड हो जाओ। लो साइड हो गए। लो मान ली हमने तुम्हारी बात। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेट करना। फिजिक्स में आप लोगों ने एक रेजोनेंस का फेनोमेनन पढ़ा होगा। रेजोनेंस क्या होता है कि आपने कोई आवाज लगाई, वो गूंज रही है आवाज, तो उसको बोलते हैं रेजोनेट करना। इंग्लिश में रेजोनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब मेरी बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच, एक्शन की बात करें तो वर्ब हो गया टू हैव एन इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस, मतलब मेरी बात का आपके ऊपर कोई असर पड़ रहा है, इसका मतलब मेरी बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है रेजोनेंस। इको करना, रेवरबरेट करना मीन्स आप तक पहुंचना। एंटोनिम्स इसके कोई हो ही नहीं सकते। तो जो पीएससी के जो रिकमेंडेशंस थे, इस बात के चांसेस हैं, रिकमेंडेशंस मीन सजेशंस, इस बात के चांसेस हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड से रेजोनेट करेंगे, मतलब उस तक पहुंचेंगे, उससे मैच करेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं, एम्बिग्विटी। बड़ा ही प्यारा और एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी नहीं आता एग्जाम में, एम्बिगुअस आता है। एम्बिग्विटी तो नाउन फॉर्म है, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो चीज कैसी है? एम्बिगस बहुत बार एग्जाम में आता है, वेग बहुत बार एग्जाम में आता है, और एक और वर्ड होता है इक्विवोकल। ये तीनों वर्ड्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट क्लियर, अनक्लियर है। फिर इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, उनमें से भी कुछ ना कुछ आता रहता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ हेजी है, वो चीज़ फॉगी है, वो चीज़ मडल्ड है, क्लाउडी है, मिस्टी है, फ्रॉस्टी है, ऑब्सक्योर है, मतलब क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा भाई। क्रिप्टिक है, मतलब कोड्स में लिखी हुई है, नहीं समझ में आ रहा। ओपेक है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा किस बारे में बात हो रही है। फजी है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। फजी, फजली नहीं, फजी, हाँ, मतलब नहीं समझ में आ रहा किस बारे में बात हो रही है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। कंफ्यूजिंग का वर्ड क्या होता है? पजलिंग सी है बड़ी। तो अब पजलिंग वर्ड आ गया तो कंफ्यूजिंग वर्ड के खुद से बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। पजलिंग सी है, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसके सारे सिनोनिम्स बता दो। कंफ्यूजिंग सी है तो मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो इंट्रिकेट है। एजोटेरिक है, वेरी गुड। रिकंडाइट है, और क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रूज है, आर्केन है, मीन्स बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें लास्ट में ING लगता है। हाँ, नेब्यूलस है कह सकते हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। नॉटी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब एनिग्मेटिक है, राइट, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। ये सारे वर्ड्स आ गए। अब कौन से वाले वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें ING लगता है? कौन कौन से वर्ड्स हैं जल्दी से बता दो मुझे। बेम्बूजलिंग है, गॉब स्मैकिंग है, स्टैगरिंग है, मतलब जो आपको चौंका दे। एस्टाउंडिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, बिविल्डरिंग है, मडलिंग है, बीफडलिंग है, कॉन्वोल्यूटेड है, वेरी गुड। बाइजेंटाइन है, लेबिरिंथीन है। लेबी स्पेलिंग कैसे याद रखोगे? लेबी
रिन और थीन, लेबिरिंथीन है, कॉन्फाउंडिंग है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, कॉम्प्लेक्स सी है, हमको तो समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हम तो एकदम उस चीज को देख के क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। बैफलिंग है, राइट, बैफलिंग कैसे भूल गए हम। परप्लेक्सिंग है, कोई परेशानी किसी को। चलो, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। एक इडियम भी होता है, गॉर्डियन नॉट है। कोई चीज अगर गॉर्डियन नॉट है, इसका मतलब क्या है, वो चीज बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, बड़ी मुश्किल है उस चीज को ओपन अप करना, उस चीज को समझ पाना। चलो, मैम वो वाले वर्ड्स तो अपने लिखे ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर्पेंटाइन है, सांप जैसी है, गोल गोल है। टॉर्टुअस है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, गोल गोल है। सर्किटस है। बिजार का मतलब होता है बड़ी अजीब सी है, स्ट्रेंज है। कितने वर्ड्स करवाओगे भाई। चलो, जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैम इतने सारे वर्ड्स ओवरफ्लो हो रहा है, बट आप रेगुलरली आते रहोगे तो ये वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। बार बार हर क्लास में सुनोगे तो दिमाग में जाके कहीं बैठ जाएंगे। चलो, हाँ, एक ईडियम और होता है, मेरे लिए सब फारसी है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इसका मतलब क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। इसका मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज है। एम्बिग्विटी पे आ जाते हैं, ये नाउन था, मतलब उसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है, मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं नींद वाले सोने की बात कर रही हूँ या फिर मैं गोल्ड वाले सोने की बात कर रही हूँ, तो मेरा स्टेटमेंट कैसा है, एम्बिगुअस है। अनसर्टेनिटी है, वेगनेस है, ऑब्सक्योरिटी है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। एंटोनिम्स क्लैरिटी है, प्रेसिशन है, डेफिनेटनेस है, एक्यूरेसी है। प्रेसिशन का मतलब क्या होता है, चीजें एकदम एक्यूरेट हैं, एकदम क्लियर है। क्लियर के मुझे 2-3 सिनोनिम्स बता दो, वो वाले करवा रही हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। एक आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा, लिम्पिड, ल्यूसिड और पेल्यूसिड। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, वो चीज कैसी है, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो मतलब सबके सामने है। सबके सामने है का वर्ड होता है ओवर्ट है। ओवर्ट मीन सबके सामने है। आपने किसी चीज को एक्सप्लिसिटली बोल दिया, मतलब क्लियरली बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ओपन या क्लियर। वो चीज कैसी है, सबके सामने है। हाँ, अनइक्विवोकल है, क्लियर है, अनइक्विवोकल है, अनएम्बिगुअस है। इसका मतलब वो चीज एकदम क्लियर है। एविडेंट है, सबके सामने है। अपरेंट है, मतलब ऊपर ऊपर से तो क्लियरली ये दिख रहा है। चलो, तो जो एम्बिग्विटी थी, जो क्लैरिटी नहीं थी टेक्स्ट रूल्स रेगुलेशंस में, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया बिजनेसेस के बीच में। अगले वर्ड में आते हैं इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जो होगा ही होगा, जिससे आप बच नहीं सकते, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो इनएक्सोरेबल। इम्पॉसिबल टू स्टॉप, ऑल्टर। ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है, चेंज। रेजिस्ट मीन्स बच पाना। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ए बी एल लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव है, मतलब वो चीज होगी ही होगी। रिलेंटलेस है, आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो। अनस्टॉपेबल है, अनयील्डिंग, वो हार नहीं मानेगा। तो जो चीज होगी होगी उसका एक वर्ड क्या होता है, इनएविटेबल। बहुत बार एग्जाम्स में आता है, डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, तो मृत्यु कैसी है, मृत्यु इनएविटेबल है। और भी वर्ड्स लिख सकते हो, जैसे एक वर्ड होता है इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल शब्द का मतलब क्या होता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, मतलब वो चीज आएगी ही आएगी, होगी होगी। इनडोमिटेबल का एक सिनोनिम आता है बहुत बार एग्जाम में, इनविंसिबल, मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो चीज होगी ही होगी। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल है, लीनियंट है, यील्डिंग है, मतलब जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो जो इनएक्सोरेबल, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, ऐसी लड़ाइयां जो बढ़ी, इसकी वजह से जीएसटी सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी जो विश्वसनीयता थी, वो कमजोर पड़ गई। क्रेडिबिलिटी में रूट वर्ड क्या है, क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, विश्वास, बिलीफ, मन में। हम अनअसेलेबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अनअसेलेबल भी लिख सकते थे। अनअसेलेबल का मतलब भी क्या है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, अनअसेलेबल।
अगले वर्ड पे आते हैं एग्रेगियस। ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लो। एग्रेगियस का मतलब है कोई चीज जो हद से ज्यादा खराब है। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग मीन्स हद से ज्यादा खराब है। अपॉलिंग है, एट्रोशियस है, हीनस है। हद से ज्यादा खराब के मुझे सिनोनिम्स बता दो सबसे पहले तो। कोई चीज हद से ज्यादा खराब होती है उसको क्या बोलते हैं? आउटरेजियस। नफरत के लायक है, एबॉमिनेबल। और क्या बोलते हैं? एबहॉरेंट, बहुत ही खराब है। सॉर्डिड, घिनौनी है। रिपग्नेंट, हद से ज्यादा खराब है। फ्लैग्रेंट, ब्लेटेंट, बहुत ही शेमलेसली वो काम किया गया है। हीनस और हीडियस, बहुत ही घिनौने तरीके से वो काम किया गया। हॉरेंडस मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा कैसी है? बहुत ही ज्यादा खराब है। ग्रॉस है, एक ग्रॉस का तो मतलब होता है फाइनल, जो नेट निकलता है, और दूसरे ग्रॉस का मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब है। इतनी खराब है कि नफरत हो गई है उससे। कैसी है? डेप्लोरेबल है, नफरत सी हो गई है। नफरत के लायक है, लोथसम है। बहुत ही ज्यादा नफरत हो चुकी है उस चीज से कि वो चीज इतनी ज्यादा खराब है। नफरत के लायक है, डिटेस्टेबल है। आउटलैंडिश है। तो आप देख रहे हो सारे के सारे वर्ड्स की टोन कैसी है? सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं, मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? तारीफ के लायक है। तारीफ के लायक है मतलब एडमायरेबल है, कमेंडेबल है, एक्सेलेंट है, बहुत ही बढ़िया है। लॉडेबल है, प्रेज वर्दी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मैम रेच्ड भी लिख सकते थे, राइट? रेच्ड भी लिख सकते थे। ऑब्नॉक्शियस है, राइट? बहुत ही खराब है, ऑब्नॉक्शियस भी लिख सकते थे। हद से ज्यादा खराब है। ब्रेजन है, बहुत ही शेमलेस है। सारे वर्ड्स नेगेटिव थे। एट्रोशियस है। चलो, तो जो PSC है उसने हाईलाइट किया बहुत ही खराब गलतियों को गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगला वर्ड है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल तो अभी सिनोनिम्स में ही लिख लिया, फिर से आ गया डेप्लोरेबल। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो कोई चीज जो बहुत खराब है, शॉकिंगली बैड इन क्वालिटी, जिसको बहुत कंडेमनेशन, बहुत डिजर्व कर, कंडेमनेशन मीन्स बहुत जिसकी बुराई कर सको आप। डिस्ग्रेसफुल है, रेच्ड है, रेप्रीहेंसिबल है मीन्स बहुत ही खराब है। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल है, कमेंडेबल है, तारीफ के लायक है, लॉडेबल है, तारीफ के लायक है। तो इतना खराब मिसमैनेजमेंट हुआ GST के फंड्स का, इसकी वजह से स्टेट्स जो है बहुत ही प्रॉब्लम में है। सटरफ्यूज। सटरफ्यूज का मतलब क्या होता है? कि आप एक तरीके से कोशिश कर रहे हो सामने वाले को धोखा देने के लिए, दैट इज सटरफ्यूज। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डिसीट, धोखा देना अपने मकसद को पूरा करने के लिए। डिसेप्शन, ट्रिकरी, फ्रॉडुलेंस, आप धोखा दे रहे हो। एंटोनिम्स ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। एक ऑनेस्ट का ना बहुत बार एक वर्ड एग्जाम में आता है, एंड दैट इज स्क्रूपुलस। एडजेक्टिव फॉर्म है, इसके दोनों मतलब होते हैं। एक मतलब इसका ऑनेस्ट भी होता है और एक मतलब इसका केयरफुल भी होता है। अनस्क्रूपुलस भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अनस्क्रूपुलस क्या हो गया? ऐसा इंसान जो डिसऑनेस्ट होता है। स्क्रूपुलस का एक और वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, स्क्रूपुलस के सिनोनिम में आया था फास्टिडियस। फास्टिडियस शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही क्या हो? बहुत ही केयरफुल हो। तो जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन मीन्स जो फैलती जा रही है। क्या फैलते जा रहे हैं? प्रोलिफरेट करना मीन्स फैलना। तो फेक एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो फैलते जा रहे हैं, ये रिजल्ट है किसका? सिस्टम के धोखे का। तो धोखे की वजह से ये सब चीजें फैलती जा रही है। परफंक्ट्री मीन्स ऊपर ऊपर से कर लिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम अगर आपने किया है तो वो काम आपने कैसे वे में किया है? परफंक्ट्री वे में किया है। लास्ट में ORY लग रहा है, एडजेक्टिव। सिर्फ ऊपर ऊपर से किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर लिया, एक ड्यूटी की तरह कर लिया।
तो सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से कर लिया, मैकेनिकल मीन्स ऊपर ऊपर से कर लिया, इनडिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटोनिम्स थॉरो बहुत अच्छे से किया है, मेटिकुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मेटिकुलस करना मतलब बहुत केयरफुली आपने वो काम किया, डिलीजेंट बहुत एफर्ट्स लगा के किया है। तो ऊपर ऊपर से जो ऑडिटिंग की गई टैक्स रिकॉर्ड्स की, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मैसिव मीन्स ह्यूज, फिनेंशियल मीन्स पैसे की डिस्क्रिपेंसीज आई, मतलब मिसमैचेस आए, चीज़ें मैच ही नहीं करी क्योंकि ऊपर ऊपर से ही ऑडिटिंग की गई थी। शैलो भी कह सकते हैं, राइट। शैलो शब्द का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ गहराई में ना हो, नॉट डीप। तो ऊपर ऊपर से ही कर लिया, गहराई में गई नहीं उस चीज़ की। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। तो पहला वर्ड है ऐसा इंसान जिसको काम करने का बहुत शौक होता है। ऐसे इंसान को सबसे पहले तो लव वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है? फाइल। फाइल मीन्स लव। काम का वर्ड क्या होता है? एर्गो। तो ऐसा इंसान जिसको काम से बहुत प्यार है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एर्गोफाइल। तो अ पर्सन हु लव्स और इज ऑब्सेस्ड विद वर्क। मेडिसिन की ब्रांच जो कैंसर से रिलेटेड है, ऑन्कोलॉजी। ये सारे मैं क्वेश्चंस आपको वो दे रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं या आ चुके हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? कैंसर के डॉक्टर्स को ऑन्कोलॉजिस्ट, और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। जिसके पास बहुत वेल्थ तो आ गई है लेकिन उसका वो अभी सोशल क्लास नहीं बना, मतलब वो अभी भी उस सोसाइटी में नहीं आया जो हाई क्लास लोगों की सोसाइटी है। हाई क्लास लोगों की सोसाइटी को क्या बोलते हैं? हाई क्लास लोगों को बोलते हैं एलिट, एलिट्स। तो पैसा तो बहुत है बट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया उस सोसाइटी में। ऐसा इंसान क्या होता है? पारवेनू। पैसा मिल गया बट सोसाइटी अभी चेंज नहीं हुई। जो हर बात पे सवाल उठाता है, स्केप्टिक होता है, डिसबिलीवर होता है। बहुत बार ऑथर की टोन होती है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल टोन का मतलब क्या होता है? कि ऑथर क्या कर रहे हैं? हर चीज के ऊपर डाउट कर रहे हैं। ऑथर की टोन कैसी है? ड्यूबियस है। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। विनो डाउन करना। विनो डाउन का मतलब भी वही होता है जो भी हम कुछ दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत सारी चॉइसेस थी, उनमें से आपने कुछ चीज़ों को ले लिया, बाकी चीज़ों को हटा दिया। तो बहुत सारी चॉइसेस में से दुकानदार ने आपको 20 शेरवानी दिखाई आपकी शादी के लिए, आपने फाइनली 5 शेरवानी सिलेक्ट करी कि इनमें से मुझे एक लेनी है। तो आपने क्या किया? विनो डाउन कर दिया। जीरो इन ऑन, बहुत सारी चीज़ें थी उनमें से आपने एक को सिलेक्ट किया, तो दैट इज व्हाट जीरो इन ऑन करना। यू जीरोड इन ऑन दैट, मतलब उस चीज को आपने सिलेक्ट किया बहुत सारों में से। मैम शेरवानी की बात सुनते ही अंदर से बटरफ्लाईज, पेट में बटरफ्लाईज चलने लग गई, ऐसा लग रहा है। पहले सिलेक्शन ले लो, है ना? पहले सिलेक्शन ले लो, फिर उसके बाद ये बटरफ्लाईज आ जाने देना। पिक ऑन का मतलब भी वही है कि इतने सारों में से एक इंसान को पिक कर लिया। नेल डाउन, बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद आपने एक चीज को फाइनलाइज कर लिया। तो सारे के सारे एक ही चीज के फ्रेजल वर्ब्स थे, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट कर देना। अच्छा नेल इट क्या होता है? यू नेल्ड इट। कल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आए, तो एक रिप्लाई में उनको क्या कर सकती हूँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, यू नेल्ड इट। मतलब यू नेल्ड इट का मतलब क्या हो गया? तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, मीन्स एकदम बढ़िया। यू हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है? कि तुमने एकदम एक्यूरेट काम किया है, जैसा करना था बिल्कुल एक्यूरेट वैसा काम किया है। सो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। अभी अभी ईडियम पढ़ा था, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। मेरे लिए सब फारसी है, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। A weighing of saying that one do not understand something that is said। तो परफेक्शन की क्लास में जो बच्चे एकदम नए आते हैं, स्टार्टिंग 2 से 3 दिन उनको क्या लगता है? मैम इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब ग्रीक है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो रेगुलर आना शुरू होते हैं तो उनको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। जब हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, जब हम बहुत छोटे थे, हमको नहीं पता थी लैंग्वेज, तो सब कुछ ग्रीक लगता था, बट रेगुलरली कर करके सारी चीजें क्लियर होती गई। तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी मीन्स मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्लोज बट नो सिगार, बहुत नजदीक आ गए थे, सक्सेसफुल होने ही वाले थे बट लास्ट में रह गए। प्रीलिम्स भी निकाल दिया, मेंस भी निकाल दिया, बस लास्ट में आते आते इंटरव्यू में रह गए। तो क्लोज बट नो सिगार।
एन एक्स टू ग्राइंड, उसका खुद का कोई फायदा होगा। वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है, उसने मुझे अपने घर भी बुलाया डिनर पे, तो उसका खुद का कोई फायदा होगा। ही मस्ट बी हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड, मीन्स कोई सेल्फिश रीजन होगा उसका, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, आप ऐसे उल्टे भी बेंड हो गए, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत कर ली कुछ अच्छा करने के लिए, हद से ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए कि पीछे की तरफ बेंड भी हो गए, इतनी मेहनत कर ली। अ सिटिंग डक, डक है जो बैठी हुई है, कुछ भी नहीं, नहीं डक तो पहले मैं बनाया करती थी ना, ऐसे बनाते थे। हाँ, सिटिंग डक मतलब कुछ नहीं कर रही है बेचारी, मतलब इस पे अटैक करना बड़ा आसान है। इजी टू अटैक, चीट और टेक एडवांटेज ऑफ, इसका फायदा उठाना बड़ा आसान है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? आई होप यस। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 3600 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 3600 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आई होप सभी को पता भी होगी वैसे तो, जो 40% का डिस्काउंट चल रहा है नए परफेक्शन बैच पे, क्योंकि परफेक्शन बैच कल से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 40% का डिस्काउंट की आज आखिरी डेट है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और परफेक्शन बैच का अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आज के आज हर हालत में ज्वाइन कर लेना। कल से नया परफेक्शन बैच भी स्टार्ट हो जाएगा और आपको आज 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको नहीं, उसके बाद नहीं मिलेगा। अपार आईडी की हम बात करने वाले हैं। अ मस्ट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल मंडरा रहे हैं। लूम ओवर मीन्स सवाल मंडरा रहे हैं डेटा प्रिवेसी को लेके, जो माइनर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल की उम्र से कम है, और इसका रोल आउट का प्रोसेस क्या होगा। रोल आउट मीन्स इसके लॉन्च का प्रोसेस क्या होगा। चलो पढ़ेंगे सभी लोग, पहले पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अपार जो एक एक्रोनिम है, एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, 3 वर्ड्स हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर लिया, इसका फर्स्ट लेटर लिया, इसका फर्स्ट लेटर लिया और शॉर्ट फॉर्म बना दी। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी MBA, सबका पहला पहला लेटर लेके, इसको बोलते हैं एक्रोनिम बनाना। तो अपार किसका एक्रोनिम है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री की। क्या होगा, आपके एकेडमिक अकाउंट की, आपने क्या क्या, कितने कितने मार्क्स आए हैं, आपके क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो सबकी एक रजिस्ट्री बन जाएगी, सबका एक डेटाबेस बन जाएगा, उसी को अपार बोला गया। इट इज पार्ट ऑफ दी, ये हिस्सा है, किस चीज का हिस्सा है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, एक कंट्री और एक स्टूडेंट आईडी का जो प्रोग्राम लॉन्च किया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो कि अलाइन कर रहा है। अलाइन विद का मतलब क्या है, मैच कर रहा है, किसके हिसाब से है, ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है जो 2020 में आई थी। अपार आईडी क्या है, एक यूनिक 12 डिजिट कोड है, 12 डिजिट का कोड है अपार आईडी, दैट इज इंटेंडेड टू, जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है कि हम बच्चों को हेल्प कर सकें, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें कि वो डिजिटली स्टोर कर सके, मैनेज कर सकें और एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, मतलब उसको एक तरीके से एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, उसके पास आपका हक हो गया, आप कभी भी उसको ओपन कर सकते हो अपने सारे एकेडमिक क्रेडिट्स के। तो जितने भी आपने जो जो चीज़ें की हैं एकेडमिक्स में, जो जो डिग्रीज आपने हासिल की हैं, वो सारी की सारी आप स्टोर कर सको, मैनेज कर सको, यूज़ कर सको, जिसमें आपका स्कोर कार्ड भी आ जाए, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपकी मार्कशीट भी आ जाए, आपकी ग्रेड शीट भी आ जाए, आपकी कोई डिग्री है तो वो भी आ जाए, आपने कोई डिप्लोमा हासिल किया है
कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है, कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है, किसी में आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला है, तो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाएं, तो ये एक अपार आईडी है। एडिशनली इसके अलावा अदर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एडमिशन हो गया, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, कहीं कोई कंसेशन, कोई छूट मिली है, क्रेडिट मैनेजमेंट, आपने अपने ग्रेजुएशन में कितने क्रेडिट्स हासिल किया, मतलब कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, कितने एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए हैं, क्रेडिट ट्रांसफर, आप स्विच करते हो इंस्टीट्यूशन, 2 साल आपने बीटेक के कहीं और कर लिया, आप अगले कहीं और करने जा रहे हो, तो ट्रांसफर हो जाए आपके क्रेडिट्स, इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशंस, जॉब आपने किसी के लिए अप्लाई किया है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके सही है या नहीं, उनको वेरीफाई कर सकें, ये सारी की सारी चीज़ें इंटेंडेड हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है, माना जा रहा है कि इनको मैप कर देंगे अपार आईडी में, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अपार आईडी में मेंशन हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले, जो पैन कार्ड एक इंडियन टैक्स पेयर के लिए होता है, जैसे पैन कार्ड में सारी डिटेल्स होती हैं आपके अकाउंट्स की, अपार आईडी एक इंडियन स्टूडेंट के लिए होगा। तो पैन कार्ड होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए क्या बन जाएगा, अपार आईडी बन जाएगा। तो पूरे पैराग्राफ का एक ही मेन आइडिया था कि अपार आईडी में आपकी सारी डिटेल्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप, को करिकुलर एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, जॉब एप्लीकेशन, सब कुछ आ जाएगा, आपका पूरा चिट्ठा खुल जाएगा आपकी अपार आईडी में। समझ आया पैसेज सभी को, यस और नो? चलो आ जाते हैं ग्रामर पे, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग मुझे। लॉन्च्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। हेल्प के आगे TO2 लगाते हैं या नहीं लगाते, ये बता दो। आर इंटेंडेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। टू भी मैं आप बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। चलो यहां से यहां तक पार्सिंग करेंगे। लॉन्च्ड नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट। इज इंटेंडेड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। हेल्प के आगे जब भी ऑब्जेक्ट आए या ना आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डायरेक्टली लगाते हो, कभी भी TO2 नहीं लगाते, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू को हटा दिया तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गई, एंड दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इसलिए आपने देखा हेल्प के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली आई है, TO2 नहीं आया। आर इंटेंडेड का सब्जेक्ट था सर्विसेज, ये सच एज से शुरू हो रहा था, सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो सर्विसेज प्लूरल था, इसलिए हमने आर इंटेंडेड लिखा। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस हो गया। टू बी मैप्ड, टू प्लस BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, टू प्लस BE प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये पैसिव वॉइस होता है। पार्सिंग करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वैसे ही पूरा का पूरा एक फ्रेज है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो वर्ड्स नाउन है, अदर एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है। वॉट पैन इज टू एन इंडियन टैक्स पेयर, वो जो चीज पैन इंडियन टैक्स पेयर के लिए है, तो वॉट जो है यहाँ पे एक तरीके से किसका रोल प्ले कर रहा है, एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया, एडजेक्टिव। पैन नाउन हो गया, इज वर्ब है, टू प्रपोजिशन है, एन आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है, टैक्स पेयर नाउन है, अपार आईडी नाउन है, इज वर्ब है, दैट प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, टू प्रपोजिशन है, एन आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है, लर्नर नाउन है। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग।
डन एवरीवन। मैम परफेक्शन बैच की रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करूं? बेटा पीछे की तरफ से चलो, गो बैकवर्ड्स। एक्सेप्ट, इसके अलावा देर इज अ की डिफरेंस, एक बहुत ही मेन डिफरेंस है। वाइल योर फ्यूचर एम्प्लॉयर, आपका जो फ्यूचर एम्प्लॉयर है, आपको जो आगे जॉब देगा, कैन नॉट लुक इन टू योर प्रायर इनकम डिटेल्स, आपकी पुरानी इनकम कितनी थी, कैसे थी, वो नहीं देख सकता आपका पैन कार्ड यूज करके। लेकिन एक फ्यूचर एम्प्लॉयर या फिर जो आपको एजुकेशन दे रहा है, वो आपके पुराने एकेडमिक क्रेडिट्स को देख सकता है। तो पैन कार्ड में आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ अपना पैन कार्ड शेयर करते हो जॉब के लिए, तो वो कंपनी ये नहीं देख सकती उस पैन कार्ड की हेल्प से कि आपने पहले कितना पैसा कमाया है। लेकिन अब अपार आईडी से अगर आप किसी के साथ अपनी अपार आईडी शेयर करते हो, किसी एम्प्लॉयर के साथ या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो आपकी प्रायर मीन्स पहले वाले एकेडमिक क्रेडिट्स देख सकता है कि मतलब आपने अभी तक क्या सीखा है, आपकी क्या क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस रही, आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, या आपने कितने अच्छे से उस चीज को सीखा है आपकी अपार आईडी को यूज करके। द एमओई अपार वेबसाइट, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो अपार वेबसाइट है जिसका नाम है apar.education.gov, ये स्टेट क्या करती है, ये बताती है कि अपार आईडी प्रोवाइड्स अ स्टूडेंट, ये बच्चे को क्या देती है, ये बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग, एक लंबे टाइम तक एकेडमिक आइडेंटिटी देती है। आपकी सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन हो जाएंगी। विद ऑल एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे थ्रू अ सेंट्रल रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? एक डेटाबेस। तो एक सेंट्रल डेटाबेस में आपके सारे रिकॉर्ड्स जाके चले जाएंगे। दिस इज इंटेंडेड, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू इनेबल, कि हम सक्षम बना दें स्टूडेंट को कि वो आसानी से मूव कर सके फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में वो आराम से जा सके ड्यूरिंग देयर एंटायर एजुकेशन जर्नी। तो पूरी की पूरी जर्नी में वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके, इसीलिए इसको बनाया गया है। एडिशनली, इसके अलावा अपार इंटेंस टू, अपार और क्या चाहता है? अपार चाहता है कि वो कैप्चर कर ले को करिकुलर डिटेल्स, आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं, डांसिंग की है, पेंटिंग की है, जो भी आपने चीजें की हैं, वो भी आपकी सारी डिटेल्स उसमें आ जाए। एंड एनी लर्निंग अचीवमेंट, आपने कुछ सीखने में कोई अचीवमेंट किया है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, तो वो सारा का सारा भी उसमें कैप्चर हो जाए जो आपकी एकेडमिक लाइफ थी स्टूडेंट की, जब बच्चा सीख रहा था। द ओवरऑल इंटेंशन, ओवरऑल मकसद क्या है? ओवरऑल मकसद है इज टू हेल्प क्रिएट, कि हम एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बना दें, एक पूरा का पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स बना दें, एक पोर्टफोलियो बना दें ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग, कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में, चाहे वो उसकी फॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे उसने कोई डिग्री हासिल करी हो, कोई अकेडमिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कोई कॉलेज के थ्रू, या फिर वो लगातार सीख रहा हो थ्रू स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लिया, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, किसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर लिया, तो वो सारी की सारी चीजें भी चली जाए वहां पे। या फिर उसने कोई को करिकुलर लर्निंग करी हो, कोई एक्स्ट्रा लर्निंग करी हो अब बाकी इंस्टीट्यूशन से। तो बेसिकली मकसद यही है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है हर तरह की फील्ड में, वो सारा का सारा ऐड हो जाए। कहां पर ऐड हो जाए? उसके पोर्टफोलियो में, उसकी अपार आईडी में सब कुछ शो होना शुरू हो जाए। कोई परेशानी? समझ आया पैसेज सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग, क्या कह रहे हैं ऑथर। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है?
दिस सीम्स टू अलाइन, ऐसा लग रहा है कि ये मैच कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके विजन से। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था फॉर इनेबलिंग कि हम लेके आए होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट लर्निंग हो। होलिस्टिक वर्ड किससे बना है? होल से। टू अंडरस्टैंड दिस डीपर, इसको और गहराइयों में समझने के लिए कंसिडर करो, मानो एक बच्चा है जो कि प्रोग्रेस कर रहा है स्कूलिंग से, उसका स्कूल चल रहा है अभी, वेयर दे अंडरगो, जहां पे ही और शी आएगा ना, ऑथर ने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। अगर अ स्टूडेंट की बात कर रहे हो तो उसी का प्रोनाउन आएगा, ही और शी आएगा। जहां पे वो अंडरगो कर रहा है करिकुलर, अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा है, को करिकुलर सब्जेक्ट्स के अलावा जो चीजें वो भी पढ़ रहा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर और हॉबीज वगैरह पे भी फोकस कर रहा है, गेम्स वगैरह पे भी फोकस कर रहा है, ये सब कुछ सीख रहा है वो अपने स्कूल में। करिकुलर लर्निंग जो है, जो उसने सब्जेक्ट्स में पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, वो सब तो उसकी मार्कशीट में आ गया और रिपोर्ट कार्ड में आ गया। फिर वो मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड उसके पेरेंट्स को दे दी गई। को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग जो है वो इज ऑफन नॉट कैप्चर्ड इन दीज ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स। तो आपकी मार्कशीट में आपने अपनी पढ़ाई के साथ क्या क्या किया है या पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया है वो सब कुछ मेंशन नहीं होता है, आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा होता है। एंड अप और फाइनली क्या होता है, आपको भी अपने स्कूल में याद आ रहा होगा, आपने कभी कोई बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वो सर्टिफिकेट्स आपके अलग से रखे हुए हैं, आपकी मार्कशीट में नहीं थे। तो ये जो है सेपरेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेपरेट अवार्ड्स होते हैं, जो पेरेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रिजर्व करके रखेंगे, वो संभाल के रखेंगे। एज द स्टूडेंट ग्रोज इन टू अ यंग प्रोफेशनल, फिर वो बच्चा बड़े होकर एक यंग प्रोफेशनल बन जाता है। इट इज द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट का बर्डन बन जाता है टू प्रोवाइड देयर फ्यूचर एम्प्लॉयर्स, कि वो जिस कंपनी में काम करने जा रहा है उनको पिक्चर दे अपनी होलिस्टिक एजुकेशन जर्नी की, अपनी कंप्लीट जर्नी की वो क्या करे, वो पिक्चर दे, मतलब अपने सारे सर्टिफिकेट्स वहां पे लगाए। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखें, ऑन द वन हैंड एक तरफ तो बच्चे को क्या करना पड़ता है, पीस टुगेदर करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो को। पीस टुगेदर का मतलब क्या है, सबको साथ में लाना पड़ता है, अपने सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करके। इतना बड़ा सा बैग बनाते थे बच्चे ना जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें अपनी मार्कशीट रखते हैं, उसके पीछे सर्टिफिकेट रखते हैं। अब जहां अवार्ड मिले हो तो ट्रॉफीज तो नहीं रख सकते, तो बच्चे को अपने पोर्टफोलियो में ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी भी करनी होती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ देयर ऑफिशियल सर्कुलर ट्रांसक्रिप्ट्स, जो उनकी मार्कशीट्स, ऑफिशियल सर्कुलर ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, मार्कशीट्स, रिपोर्ट कार्ड्स, फिर जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर माइलस्टोन्स मिले, उनको अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, वो सारी की सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं बच्चे को। अच्छा, ऑथर ने यहाँ पे फिर से गड़बड़ करी, कंसिस्टिंग के साथ ऑफ नहीं आता, नहीं कंसिस्टिंग के साथ ऑफ आता है, नहीं नहीं आता है, आता है। कौन से वर्ड के साथ ऑफ नहीं आता, कंप्राइज के साथ। ये बहुत बार ग्रामर में क्वेश्चन भी आया है आप लोगों के ना एग्जाम में, याद रखना इस चीज को। दो चीजें जो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आता है, तो कंप्राइजेज ऑफ गलत होता है, इज द कंप्राइज्ड ऑफ सही होता है। तो पहली गड़बड़ तो ये, दूसरी गड़बड़ कोप अप विद वाली होती है, कोप अप विद नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को लगता है। क्या होता है, कोप विद होता है। एक और गड़बड़ जो बहुत बार एग्जाम्स में आती है, डिस्पोज वाली, डिस्पोज ओ एफ ऑफ ये वाला होता है, डिस्पोज ओ डबल एफ ऑफ नहीं होता। इन तीन चीजों को ना स्टार मार्क करके लिखना, बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। तो कंसिस्टिंग ऑफ सही है, तो जिसमें उनकी मार्कशीट्स होती हैं, उनके माइलस्टोन होते हैं। फॉर द फ्यू, बहुत ही ना के बराबर, फॉर द फ्यू मतलब वो बच्चे जो चूज करते हैं इसको मिसयूज करना। फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है हम लोग कुछ गलत फायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन मीन्स बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं। क्या इकट्ठे कर लेते हैं, फेक सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लेते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले वो क्या करेंगे, खूब सारे फेक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, फेक मार्कशीट्स बनवा लेंगे, या फेक अवार्ड्स के बारे में लिख देंगे। एजुकेशन इकोसिस्टम में ये चीज होने शुरू हो जाती है। समझ आया पैसेज सभी को, एवरीवन? चलो टोन बताओ, टोन कैसी है? मैम नीचे नहीं दिख रहा था, एक सेकंड में अपने आप को हटा देती हूँ जिन बच्चों को नहीं दिख रहा। हाँ अब दिख रहा है, चलो टोन बताएंगे। इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल है, ना किसी की बुराई हुई है ना किसी की तारीफ हुई है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया होता है। चलो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे अब।
अपार आईडी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है? बच्चों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? नहीं। डिजिटल रिपोजिटरी है एकेडमिक और को करिकुलर रिकॉर्ड्स की। आधार को रिप्लेस करना है? नहीं। बच्चे ट्रांसफर ना कर सके? नहीं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बेनिफिट नहीं है? बच्चों का इजी मूवमेंट हो जाएगा, ये तो बेनिफिट है। बच्चों की ट्रैकिंग अच्छे से हो जाएगी, ये भी बेनिफिट है। बच्चों को लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिल जाएगा, ये भी बेनिफिट है। बच्चे रेस्ट्रिक्ट हो पाएंगे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एक साथ अप्लाई करने से, ये बेनिफिट के तो नहीं है। आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट, यूनिक फीचर क्या है? अगर पुरानी रिकॉर्ड कीपिंग से कंपेयर करें तो पहले सिर्फ मार्कशीट्स होती थी, उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी, लेकिन इस बार मार्कशीट के साथ आपके सर्टिफिकेट्स, आपके अवार्ड्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी इंटर्नशिप, सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो पहले में और अब में डिफरेंस क्या है? पहले रिकॉर्ड कीपिंग में सिर्फ मार्कशीट्स हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ आ जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन भी, स्किलिंग भी, को करिकुलर भी, सब कुछ आ जाएगा एक साथ। आंसर इज सी। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं। अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मीनिंग समझेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, मोर देन 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, 4000 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी का बात, चीजों को बांटना, जीएसटी की बात करने वाले हैं और पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। चलिए स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। ऊपर ऊपर से पढ़िए एंड टेल मी द मेन आइडिया एवरीवन। हाँ जी, व्हाट इज द मेन आइडिया? ऑथर क्या कह रहे हैं? 19th रिपोर्ट आई, बहुत ही खराब आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रही है वो जीएसटी की। और 2017 में जीएसटी आया था, ये हाईलाइट कर रही है कि 2% गिर गया है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं इसने। अच्छे से ऑडिटिंग नहीं हुई है, फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लमैटिक है। चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही हैं, सेंटर फेल हो गया है इस चीज़ को करने में। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ को हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा। मेन आइडिया क्या है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो जीएसटी रजीम की बुराई कर रही है और बहुत सारी नेगेटिव चीजें उसके बारे में बोल रही है। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो आई होप मेनी ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, स्किमिंग करेंगे और मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। अगला पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? जो सेंट्रलाइजिंग है कि सब कुछ हम ही करेंगे, ये जो है लड़ाई वाला पॉइंट रहा है। बहुत सारी स्टेट्स इस बात से परेशान है। जीएसटी जो है कंजम्पशन के पॉइंट पे लगता है, जिसकी वजह से जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। जीएसटी का जो एक्ट था जिसने बोला था कंपनसेशन फंड बनाया जाएगा, उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स को मिला ही नहीं है वो फंड, या फिर बहुत डिले हो गया है। ये पीएससी बोल रही है कि सेंटर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली फिर से वही बात है कि स्टेट्स को जितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए था वो कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है जीएसटी की तरफ से। इसकी वजह से स्टेट जो है नाखुश हैं जीएसटी से। स्टेट्स की प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। मेन आइडिया एक लाइन का था कि जीएसटी का स्टेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टेट्स क्यों खुश नहीं है उससे, वो ऑथर ने बताया। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग।
अब उसी बात का एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कमेटी कहती है कि इतनी सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, इतना पैसे में इनकन्सिस्टेंसी है, चीज़ें खराब चल रही हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री की अप्रोच बड़ी खराब है। इन्होंने बोला कि अब एक फॉर्मल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करो, टाइम से ऑडिट करो, पेंडिंग केसेस पे जवाब दो। कह रहा है कि रिव्यू करो, GST 2.0 बनाओ जो स्टेट्स के साथ मैच करे, उनकी बातों को माने। तो बेसिकली इसमें सजेशंस दिए गए कि GST 2.0 लेके आओ, ऑडिटिंग अच्छे से करो, बट चीज़ों को ठीक करो, ऐसा उस कमेटी की रिपोर्ट ने बोला। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं, आंसर बताएंगे। क्या कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स का? इंडस्ट्रियल गुड्स का टैक्स रेट बढ़ा दिया गया? नहीं। हाँ, इंसेंटिव स्कीम नहीं है जो स्टेट्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इंसेंटिव स्कीम की भी बात नहीं हुई थी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता है। कंजम्पशन बेस्ड लिखा हुआ था, बी नहीं है आंसर, इंसेंटिव की कोई बात नहीं हुई थी। बात दो क्या हुई थी, कंजम्पशन बेस्ड कलेक्शन होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, GST कंजम्पशन के पॉइंट पे लगता है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट्स को प्रॉब्लम होती है। इस लाइन को पढ़ो और आंसर दो। स्किमिंग में कीवर्ड्स से आंसर देते हैं, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी। स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए गए हैं, स्टेट्स फोकस कर रही हैं सिर्फ इस पे। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है उनको प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ नहीं मिल रहा टैक्स, जहाँ यूज हो रहा है वहाँ टैक्स मिल रहा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। लास्ट क्वेश्चन, PAC ने रिकमेंडेशन क्या दिया? PAC ने बोला कि भाई स्टेट्स की बात मानो, उनको ज़्यादा दो शेयर। तो PAC ने क्या बोला, स्टेट्स को भैया अच्छा खासा शेयर दो, तो स्टेट्स को हायर शेयर दो, बैलेंस को ठीक करो। आंसर इज, मजा आया आज के सेशन में? चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब फारसी है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्लोज बट नो सिगार, सक्सेसफुल होते होते लास्ट में हार गए, कहाँ गया? ई। एंड नेक्स्ट टू ग्राइंड, उसका खुद का कोई फायदा होगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बहुत मेहनत करना। आ सिटिंग डक, कुछ करना ही नहीं, बस खाली बैठे रहना। DECB एंड A। स्कोर्स एवरीवन। चलो 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें, हर किसी को लिखने हैं, है ना, एवरीवन हैज टू राइट। चलो अब एक जल्दी से सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे। आई वॉन्ट आप लोग मुझे सबसे पहले पढ़े और बताएं स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। एवरीवन, आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कौन सी कंपनी भाई? दिस डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट? द कंपनी, कौन सी कंपनी? द कंपनी इज आस्किंग सम ऑफ इट्स विजिटर्स। द कंपनी ऑल्सो लिखा हुआ है, दैट एन एवरेज विजिटर टू CNN, कौन सी कंपनी? हाँ, CNN वाली कंपनी, ये स्टार्टिंग हो सकता है। इसने अनाउंस किया कि जो कंपनी जो एक नया पे वॉल लेके आएगी, ओनली यूजर्स हु रेगुलरली कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट भी? क्या सभी को क्लियर है? एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो CNN एक न्यूज़ वेबसाइट है, उसने अनाउंस किया कि कंपनी जो है एक पे वॉल लेके आएगी टाइम के साथ। चलो अब आगे देखते हैं। पे वॉल लेके आएगी मतलब कुछ पेमेंट देना होगा, तो पेमेंट किसको देना होगा? पहले बताओगे किसको देना होगा, कितना देना होगा, किसको नहीं देना होगा, इससे क्या रिजल्ट होगा? अरेंजमेंट करो। कंपनी ने ये अनाउंस किया, कंपनी ने ये भी बोला। क्या सभी को S और R का पेयर क्लियर है? कंपनी ने ये अनाउंस किया, कंपनी ने ये भी बोला। उसको पेमेंट नहीं दे, ऐसे इंसान को जो सिर्फ थोड़े से ही आर्टिकल्स पढ़ता है उसको नहीं देना पड़ेगा, तो किसको देना पड़ेगा? देना इनको पड़ेगा, जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनको देना पड़ेगा। क्या S, R और T सभी को क्लियर है? R और T का पेयर है, इनको नहीं देना तो इनको देना है। S और R का पेयर है, कंपनी ने ये अनाउंस किया, कंपनी ने ये भी बोला। S, R और T के पेयर में कोई दिक्कत? S और R का पेयर किस किस से बना? ऑल्सो से बना। ये अनाउंस किया, ये भी बोला,
आर और टी का पेयर किससे बना, इनको नहीं देना तो देना किसको है। चलो अब पी स्टेटमेंट बचा है, क्यू स्टेटमेंट बचा है, ये आइडेंटिफाई करना है पी पहले आएगा या क्यू पहले आएगा। अब इसको देखते हैं, ये डेवलपमेंट इसलिए किया गया है, रीजन दिया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ इतना पे करना है, तो यहां पे लिखा हुआ इनको बोला गया है पे करना, कितना पे करना है वो क्यू में लिखा हुआ है, टी और क्यू का भी पेयर है। इनको बोला है सब्सक्राइब करना, कितना पे करना है वो क्यू में दिया हुआ है, मतलब टी और क्यू का भी पेयर है। तो लास्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, पी। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस आपका निकला एस आर टी क्यू एंड पी। एनी प्रॉब्लम्स एनीवन? चलो 40% डिस्काउंट की आज लास्ट डे है। जितने बच्चों को इंग्लिश अपनी बहुत स्ट्रांग बनानी है, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करनी है, कल से नया प्रोफेशनल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा मेंस लेवल पे रहेगा क्योंकि SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है। तो मेक श्योर करो सभी लोग आज का सब्सक्रिप्शन ले लें। टुडे इज द लास्ट डे, इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। कोड लगाओगे आप NB40 या सफलता कोड भी लगाओगे, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कंप्लीट इंग्लिश आप में आपकी इसमें कवर हो जाएगी, सारे के सारे प्रोफेशनल बैचेस एक साथ मिल जाएंगे। अगली बात, जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश लेना है तो निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव ले लेना, इंग्लिश एक्सक्लूसिव ले लेना। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एकदम जोरों शोरों से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, कोड लगाएंगे सफलता फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 1 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उनको लेना होगा। ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाती है। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा लगा आप सभी को।